बिल्कुल कहीं ना कहीं पगड़ी तो खुल चुकी है अब अमेरिका की, और पगड़ी खुल के बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। अब बस रेशा रेशा होना बाकी है। और मुझे ये जहन में इसलिए आया कि जैसे टेड्रोस एडहेनम को जो WHO के हेड हैं उनको कहीं चीन ने बरकरार रखा है, और कोरोना से पहले जो जिस तरह का विवाद हुआ था, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। और विवाद के बाद अमेरिका ने बिल्कुल WHO से हाथ खींच लिए थे और दूर हो गया था। फिर चीन ने कहा कि नहीं हम चलाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि नाटो भी कभी ये हो जाए आने वाले 10, 15, 20 दिन में कि नहीं नहीं ये आप ही चला लो इसको, हम तो अपनी पगड़ी बचा लें वही ठीक है। मुझे लगता है ऐसा, तब मैंने ये पूछा आपसे। विपिन शर्मा जी, ये पगड़ी तो खुल चुकी है देखिए, और रेशा रेशा भी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या हम जहां खड़े हैं इतनी तरक्की के बाद कोरोना जैसा मामला हो जाता है, बायोवार, कोई कहता है बायोवार हो रही है, कोई कहता है कुछ हो रहा है, रूस इस तरह लड़ाई छेड़ देता है, तो फिर दुनिया में नियंत्रण है किसका? और फिर उस पर बयान आता है तालिबान का कि हल युद्ध से नहीं निकलेगा, यूक्रेन और रूस के बीच में शांति से निकलेगा। ये तालिबान का बयान आता है। अब क्या करें बताइए आप। जी देखिए ऐसा है कि ये जो बार बार शांति की बात करी जाती है और साथ में प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, सैंक्शंस की बातें करते हैं, तो सबसे पहले तो सैंक्शंस की अगर बात करनी थी तो चीन के खिलाफ होने चाहिए थे। क्या कार्रवाई हुई वहां पर? पूरी दुनिया को, विश्व को बीमार कर दिया, लाशों के अंबार लग गए, कोई विश्व का मुल्क बचा नहीं इससे। सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। आप उसको बायोलॉजिकल वॉरफेयर बोलो, गैर रासायनिक युद्ध बोलो, अगर मान के चलिए, एक विकल्प ये वो समझिए कि अगर उनकी गलती भी थी कि उनके वुहान शहर से ये वायरस निकला, तो भी उस स्थिति में भी उनपे उनका गुनाह बनता था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई छोटा मुल्क होता तो क्या उसको छोड़ा जाता था? तो ये बातें सिर्फ बोलने के लिए होती हैं। ये आप यूरोपियन यूनियन बन गया, नाटो बन गया, UN बन गया, ये लोग काम क्या करते हैं? WHO बन गया। और चीन, एक बात समझ लेनी चाहिए कि चीन जो है अपना बोलबाला जमाना चाहता है इंटरपोल पे और WHO पे, और ये सॉफ्ट लोन देने के लिए जाना जाता है। ये जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बोलते हैं, छोटे छोटे मुल्कों को अपनी तरफ कर लेता है, लोन देके, सॉफ्ट लोन्स देकर। आज नेपाल का बेड़ागर कर दिया है। तो ये सारी बातें जो है, ये बात समझने की आवश्यकता है इस समय कि जब चीन पे सैंक्शंस नहीं लगे तो अमेरिका पे कहां लगने थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर रूस भली भांति जानता था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उसको यूक्रेन की भी क्षमता पता थी। और अभी तो ये समझना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि चेक्सिट, हम ब्रेक्सिट की तो बात करते हैं, हम लोग चेक्सिट की आवाजें क्यों नहीं उठाते कि यहाँ पर ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। चेक्सिट का मतलब चीन से बड़े बड़े विश्व के मुल्क जब अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, उसका फायदा हिंदुस्तान को मिलना था, और संकेत भी मिलने लग गए थे, लेकिन हमने वो आवाजें उठाई नहीं। हम लोग बिल्कुल एक तरफ अपनी यहाँ पर कूटनीति, ये कूटनीति के तहत हम लोगों को करना चाहिए था, दूतावास खोलना चाहिए था, चीन को भी जवाब मिलता कि आप जिनपिंग का, जिनजियांग का, तिब्बत का, ताइवान का, हांगकांग का, दिल्ली में राजधानी में खोलते तो चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाता। ये आपको शांति प्रिय बनने से काम नहीं चलने वाला। डिफेंसिव अप्रोच लगाएं, जैसे क्रिकेट में डिफेंसिव फील्ड होती है और अटैकिंग फील्ड होती है। आक्रामक रुख अपनाना पड़ेगा हिंदुस्तान को भी, जहां तक चीन का सवाल है, क्योंकि दुश्मन नंबर 1 चीन है हमारा। और सबसे बड़ी बात है, रूस और यूक्रेन का जो इस समय जो स्थिति बनी है, यहाँ पर ये आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जब आप उनके जो राष्ट्रपति हैं और जेलेंस्की, वो वहां पर बंकर में छुपे हुए हैं, और ये सबको पता है कि सिर्फ कुछ पलों में, कुछ समय में ये एक समझौता हो जाएगा, और यहाँ पर वो ये समझ आएंगे, ऐसे सत्ता को वहां पर बिठा देंगे कि जो ये उनको आश्वस्त कर दे लिखित तौर से कि यहाँ पर हम नाटो के साथ कभी नहीं जाएगा यूक्रेन, और यूक्रेन एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा रूस का। ये वही सोवियत यूनियन का दौर दोबारा लेके आना चाहते हैं, USSR वाला, कि जब उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर कहा जाता था और अमेरिका नंबर 2 होता था। तो ये हर कोई अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता है, और यहाँ पर पुतिन चाहते हैं कि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। इतिहास उनको माने, उनसे प्रेरणा ले, आने वाली पीढ़ियां, सदियां उनको याद, सदियों तक उनको याद करा जाए। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोलनी पड़ेगी कि काबुल से जब अमेरिका
काबुल से वापस आ गए तो उनपे जब अगर कोई भरोसा जताए तो वो उनकी नासमझी है, मूर्खता है किसी भी मुल्क की, कि जब वो काबुल से वहां से अपनी फौज को दोबारा बुला लेते हैं और जितनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट थी तो वहां उनको यूक्रेन में कैसे वो हस्तक्षेप करते, ये तो समझने वाली बात थी। ये तो उन्होंने उनपे भरोसा जताया और जो इनका रुख था वो भी बड़ा हैरानी करने वाला है यूक्रेन का, कि सारी दुनिया उनको सचेत कर रही थी कि भाई हमला होने वाला है। वो क्या कर रहे थे उस समय, वो वहां पर उन्होंने क्यों नहीं कुछ समय रहते कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिससे, वो तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। ज़ेलेंस्की बार बार बोल रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, बड़े बड़े विश्व के नेताओं के साथ बैठकें का दौर चल रहा था। तो ये सब चीजें समझ के परे है, लेकिन साथ में बड़ा जरूरी है बोलना कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो हाल फिलहाल में लड़ाई हुई थी, वहां पर अंत में क्या नतीजा निकला। अंत में तो बिल्कुल अनकंडीशनल और सीज फायर करा इजराइल ने, जब तबाही कर दी थी और अपना उन्होंने बिल्कुल एक दिखा दिया था वहां पर कि क्या उनकी ताकत है इजराइल की। तो ये बातें हैं कि यहाँ पर रूस अपनी ताकत भी दिखाना चाहता था और सोवियत यूनियन दोबारा उसी दौर को दोबारा लाना चाहता है। और वही जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ कर दिया अपनी प्रेस वार्ता में कल कि क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है पुतिन की इस सारे हमले के पीछे। ठीक है।